हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स की जो हमने लास्ट लेक्चर किया था जिसमें बेंडिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स किए थे और उससे पहले लेक्चर में हमने बेंडिंग इक्वेशन का प्रूफ किया था जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दो डेरिवेशंस आपके यहाँ सेकेंड यूनिट में इम्पॉर्टेंट है जहाँ से एक डेरिवेशन हर बार आपको अवश्य मिलता है। तो पहला डेरिवेशन था बेंडिंग इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल के बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जानकारी दी थी। आज हम दूसरा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉर्शन इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, जिसे हम ट्विस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, और ट्विस्टिंग या टॉर्शन में होता क्या है। बेसिकली हिंदी में यदि बात करें, जैसा कि यदि कोई स्टूडेंट डिप्लोमा करके आया तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऐंठन। अब ऐंठन क्या होती है समझिए। और शाफ्ट के लिए कि यदि ये आपका शाफ्ट है और इस शाफ्ट का ये सिरा हमने फिक्स कर दिया है और इस शाफ्ट के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई किया है। स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान से देखिएगा कि बेंडिंग मोमेंट हमेशा सर्कुलर फॉर्म में लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से, लेकिन जो टॉर्शन होता है या टॉर्क होता है, टॉर्क को हमेशा एलिप्स की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है क्योंकि ये सर्कुलर शाफ्ट के सरफेस पर लगाया जाता है। तो जब हम उसे देखते हैं तो वो हमें एक एलिप्स की फॉर्म में, मतलब ये बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो सर्कुलर होगा और इस प्रकार से आपको कहीं पे भी लगा हुआ मिलेगा, लेकिन टॉर्शन या टॉर्क हमेशा इस प्रकार से लगा हुआ मिलेगा। तो ये बेसिक अंतर भी होता है इन दोनों में। तो अभी मैं आपको समझा रहा था कि यदि ये आपके पास कोई शाफ्ट है और इसके सरफेस पर आपने इस प्रकार से टॉर्क अप्लाई किया है, तो ध्यान से समझिए कि यदि हमने इसका ये सिरा फिक्स कर रखा है और इस सिरे पर कोई पॉइंट है ए जो आपको यहां पर नजर आ रहा है और इसके बिल्कुल सामने यहां पर एक पॉइंट है बी, तो जब हम इसको इस प्रकार से करेंगे तो ये ए पॉइंट तो अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन ये जो बी पॉइंट है वो शिफ्ट होकर के ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा तो यहां पर सी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो बी जो है वो सी पे पहुंच जाएगा, ए यहीं पर रहेगा। तो आपको ये जो नजर आएगी कुछ शाफ्ट की कंडीशन ऐसी नजर आएगी और ये इसके सरफेस पर नजर आएगी। तो ये जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेन। तो बेसिकली टॉर्शन क्या है, ऐंठन कि किसी शाफ्ट में जब ऐंठन आ जाती है, इस ऐंठन को आजकल स्पेशली डाला भी जाता है। यदि आप जब लेंटर डलता है तो उसमें जो टॉर स्टील डाला जाता है, टॉर सरिया डाला जाता है, क्या फायदा होता था, क्या फायदा हुआ इस टॉर स्टील को डालने का। पहले जो हमारे पुराने समय में लेंटर डलते थे उनमें जो आपका सरिया डलता था वो प्लेन सरिया होता था। अब सपोज आपको कहीं पर कोई सरिये का कोई सिरा बाहर निकला हुआ है और कोई व्यक्ति यदि उस सरिये को ऐसे खींचे तो क्योंकि ये प्लेन सरिया है तो ये आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन यदि आप आजकल के सरिये देखेंगे तो उसके सरफेस पर इस प्रकार की टॉर्शन डाला जाता है, मतलब जब वो बनाया जाता है उसी समय उसको ऐंठन कर दी जाती है, उसके अंदर उसमें उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है कि जब ये ट्विस्ट हो जाएगा और जब हम इसे लैंडर में डालेंगे और जब इसके साथ कंक्रीट रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो आप इस सरिये को कितनी भी ताकत लगा करके ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसकी बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत हो जाती है और इसकी ताकत बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि सबसे पहले असम्पशन और उसके बाद टॉर्शन इक्वेशन का प्रूफ। जैसा बेंडिंग में किया था हमने, वहां पे भी असम्पशन पढ़ी थी और उसके बाद बेंडिंग इक्वेशन निकाली थी। तो असम्पशन मैंने लिखा हुआ है यहां पर सेम एज बेंडिंग, कि जो बेंडिंग में थी वही है, बट क्या अंतर है कि बेंडिंग जहां जहां पर है वहां वहां पर आपको टॉर्शन करना है। जैसे पहली असम्पशन सेम रहेगी, मेटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। दूसरी असम्पशन, the sections which are straight before bending will remain straight after the bending। ऐसे ही the sections which are straight before torsion will remain straight after the torsion। तो इसी प्रकार से assumption
मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में लगभग सभी, लगभग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कहीं पर एक दो अजम्पशन अलग हो सकती है, बट ज्यादातर डेरिवेशंस में जो अजम्पशन होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम ही होती हैं। बेंडिंग से क्या होता है? डिफ्लेक्शन। और टॉर्शन से क्या होता है? ट्विस्टिंग। यहां पर और एक सवाल है कि बेंडिंग कब होती है और ट्विस्टिंग कब होती है और किस एक्सिस के अबाउट होती है। यदि आप इस शाफ्ट को देखें तो इस शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन का मतलब साइड व्यू, इस साइड व्यू में जो दो एक्सिस नजर आएंगी उन दोनों के अबाउट हमेशा बेंडिंग होगी, और जो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके अबाउट हमेशा टॉर्शन होगा, ट्विस्टिंग होगी। ध्यान से समझिए कैसे। जैसे यदि ये शाफ्ट है और इसकी ये वाली एक्सिस, जो इसके क्रॉस सेक्शन ये है इसका, इसकी में हमें एक्स और वाई एक्सिस नजर आ रही है, तो एक्स और वाई एक्सिस पर बेंडिंग होगी। कैसे? एक्स एक्सिस यदि ऐसे है, इसके हॉरिजॉन्टल यदि इसे बीच में से काट दें तो इसकी बेंडिंग ऐसे हो सकती है या इसकी बेंडिंग ऐसे हो सकती है। वाई एक्सिस के अबाउट देखें तो इसकी बेंडिंग ऐसे हो सकती है या इसकी बेंडिंग ऐसे हो सकती है। बट जो इनके परपेंडिकुलर होगी वो कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। तो उस एक्सिस के अबाउट इसकी टॉर्शन ऐसे हो सकती है केवल। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस, जो तीसरी एक्सिस होगी, जो क्रॉस सेक्शन में दिखाई दे रही होगी, उसके अबाउट हमेशा टॉर्शन होगा, और जो क्रॉस सेक्शन में नजर आ रही होंगी इनके अबाउट हमेशा बेंडिंग होगी। तो यदि मैं यहां पर एक्स एक्सिस लिख देता हूं और यहां पर वाई एक्सिस लिख देता हूं, तो ये एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगी? बेंडिंग। और इसके परपेंडिकुलर जो होगी जेड एक्सिस, उसके अबाउट टॉर्शन, या इसे हम ट्विस्टिंग भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बेंडिंग की वजह से क्या होता है? डिफ्लेक्शन। कि जब कोई बीम बेंड हो जाती है तो वो इस प्रकार से सैग कर जाती है, तो जो इसका ये पोर्शन होता है उसे हम, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। और जब ट्विस्ट होगा, जब बॉडी कोई भी शाफ्ट इस प्रकार से ट्विस्ट हो जाएगा तो उसकी सरफेस पर जो एंगल फॉर्म होता है और जो हमें साइड व्यू में नजर आता है उसे हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कह देते हैं, जो हमारे साइड व्यू पे नजर आ रहा है। और जो सरफेस पर एंगल बनता है वो उसके अंदर एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, और उस एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? शियर स्ट्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्शन इक्वेशन होती क्या है और इस इक्वेशन को हमें ड्राइव कैसे करना है। टॉर्शन इक्वेशन है टी अपॉन आई पी बराबर टाउ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन एल। टी क्या है? जो इस पे टॉर्क लगाया है। आई पी क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का मतलब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेंडिंग में हमेशा या तो एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जिन एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है उसमें उसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा। बट जो आपका टॉर्शन होगा उसमें हमेशा उन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसके अबाउट ट्विस्टिंग होगी, तो उसमें हमेशा आई जेड जेड काम करेगा, और इस आई जेड जेड को हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या तो आई जेड जेड कह देते हैं या आई पी भी कह देते हैं। और आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में पढ़ करके आए होंगे, या नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि आई जेड जेड बराबर होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो हमें टॉर्शन में क्या यूज करना है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। जब भी हम किसी सरफेस के अलोंग कोई भी फोर्स लगाते हैं, बेसिकली टॉर्क क्या है? फोर्स ही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, जिसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, कि जैसे हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पर कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो रही है? शियर स्ट्रेस। तो यहां इसकी सरफेस पर शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द शाफ्ट।
जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो कि आपको साइड व्यू में नजर आएगा कि इसके ऊपर इतना टॉर्क लगाने की वजह से कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो ये आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा कि टॉर्क टी लगाया हमने और इसकी सरफेस पर बी पॉइंट सी पॉइंट पहुंच गया। सरफेस पर ये जो नजर आ रही है ये हमें फाई एंगल नजर आ रहा है, ये है शेयर स्ट्रेन, और जो साइड व्यू में नजर आएगा वो है हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन, जिसे हम एंगल ऑफ ट्विस्ट भी कहते हैं। तो यदि इसका साइड व्यू आप यहां पर देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, और यदि इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, आर्क, ये क्या है, रेडियस किसकी, शाफ्ट की। तो हमारे पास एक 9th क्लास का फॉर्मूला हमारे पास है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस हो जाएगा। एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितनी है, बीसी, रेडियस कितनी है, आर, तो बीसी बराबर आर इंटू थीटा। तो ये तो हो गया साइड व्यू से जो वैल्यू हमें मिल पाई हमने वो निकाल ली। अब हम इसे फ्रंट से देखते हैं तो ये जो हमें ट्रायंगल नजर आ रहा है ये हमें ऐसा नजर आएगा सीधा, क्योंकि साइड से हमें कर्वेचर नजर आएगा, लेकिन जब हम फ्रंट से देखेंगे तो ये लाइन हमें ऐसी ही नजर आएगी। तो यदि हम इस ट्रायंगल से देखें तो tan फाई इक्वल्स टू BC अपॉन L, और tan फाई बराबर BC अपॉन L, और BC की वैल्यू r थीटा अपॉन AB की वैल्यू L। लेकिन ये एंगल आपको इस डायग्राम में तो दिखाने के लिए बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन जब हम किसी शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एंगल डिफॉर्म, मतलब जो उसकी सरफेस पर शियर स्ट्रेन डेवलप होती है, एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो यदि फाई बहुत छोटा है तो tan फाई विल बी इक्वल्स टू 5, जिसे हम शियर स्ट्रेन कहते हैं, तो फाई विल बी इक्वल्स टू r थीटा अपॉन L। अब इस इतना सब कुछ क्यों निकाला जा रहा है ये, क्योंकि फिर से अपनी इक्वेशन पे आते हैं कि T अपॉन आई पी बराबर टाउ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन L। तो यदि आप बाद वाले दोनों वैल्यूज देखेंगे तो टाउ और जी हमें पता है कि एक फॉर्मूले में आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है कि शियर स्ट्रेस बराबर होती है जी इंटू शियर स्ट्रेन। मतलब शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ये टी का कुछ बिगड़ा हुआ रूप है थोड़ा सा, टाउ। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और शियर स्ट्रेन क्या है, बेसिकली एंगुलर डिफॉर्मेशन, जो सरफेस पर हमें दिखाई दिया कि इतने एंगल तो ये डिफॉर्म हो गई है। तो फाई बराबर अभी हमने निकाल लिया आर थीटा अपॉन एल, और यदि इसकी वैल्यू आपने यहां लिख दी तो इन दोनों से टाउ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन एल, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आपने आधा डेरिवेशन कर दिया। तो कुल मिलाकर के इन दोनों से सबसे पहले हमें टाउ और जी का पता लगा। टाउ और जी इस फॉर्मूले में आते हैं, शियर स्ट्रेस बराबर जी इंटू शियर स्ट्रेन, तो टाउ बराबर जी इंटू फाई। लेकिन फाई निकाल लिया हमने यहां से, कैसे निकाला कि सबसे पहले बीसी निकाला, आर बराबर एंगल इंटू रेडियस, तो बीसी बराबर आर थीटा, और tan फाई बराबर बीसी अपॉन ए बी, तो आर थीटा अपॉन एल, क्योंकि फाई बहुत छोटा है तो tan फाई बराबर फाई, तो फाई बराबर आर थीटा अपॉन एल। इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करा तो हमारी आधी इक्वेशन प्रूव हो गई। अब बची हुई आधी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि इस का साइड व्यू जो है उसमें आपको पता है कि O इसका सेंटर है और सेंटर से R इसकी रेडियस है। तो हमने एनालिसिस करने के लिए यहां से X रेडियस पर, ये बेसिकली रेडियस है, X रेडियस पर एक एलिमेंट्री रिंग मान ली। क्यों मानते हैं एलिमेंट्री रिंग, जैसा आपने पहले भी देखा होगा बेंडिंग में हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान ली थी, क्योंकि ये सर्कुलर है तो यहाँ पर एलिमेंट्री रिंग मान ली। हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्री रिंग के लिए टॉर्क निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टॉर्क आ जाएगा, और जो हमारी आधी बची हुई इक्वेशन है उसमें टॉर्क ही हमारे पास चाहिए। तो ये हमारा लॉजिक है बेसिकली। जैसे वहां पर हमने मूवमेंट निकाला था, बेंडिंग मूवमेंट, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था तो टोटल मूवमेंट आ गया था, ऐसे यहां पर इस एलिमेंट्री रिंग पर हम क्या निकालेंगे, टॉर्क। अब यदि आप ध्यान से देखें तो टॉर्क जो हमने लगाया हुआ है वो यहां पर टी टॉर्क लगाया हुआ है, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही थी, टाउ। तो यहां पर कितनी शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, टाउ। यहां से x दूरी पर, x रेडियस पर हमने टाउ की वैल्यू मान ली, टाउ x। और यदि इस ट्राइंगल को
हम यहाँ पर बना दें तो यहाँ से x दूरी पर टाउ x, यहाँ से r दूरी पर टाउ, आप और कितनी भी स्ट्रिप मान लेंगे इसमें, उन सभी के लिए ये रेशो, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ध्यान से देखिए, तो टाउ अपॉन r बराबर टाउ x अपॉन x बराबर कुछ भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पर आपने टाउ 1 मान लिया, यहाँ पे टाउ 2 मान लिया, तो टाउ 1 अपॉन ये डिस्टेंस बराबर टाउ 2 अपॉन ये डिस्टेंस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमने निकाल के रख लिया इस डायग्राम से। अब इस पर टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे यदि आप इसकी बात करें तो इसकी टॉर्क, ये जो टोटल टॉर्क T है, इसकी वजह से यहां पर जो भी टॉर्क लग रहा होगा तो उसकी वजह से यहां पर भी एक फोर्स F डेवलप हो रहा होगा। तो यदि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पर या रिंग पर हम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो टॉर्क एट एलिमेंट्री रिंग कितना होगा, F इंटू डी एक्स, क्योंकि F इंटू एक्स, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पर आप सोच सकते हैं कि यहां पर x प्लस dx आना चाहिए, लेकिन dx बहुत छोटा है तो उसको हमने नेग्लेक्ट मान लिया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया F इंटू एक्स। अब फोर्स क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेस इंटू एरिया। अब यहां पर स्ट्रेस कितनी है, टाउ एक्स, और इसका एरिया हमने सपोज dA मान लिया। अब इस एरिया आ गया हमारे पास, ये आ गई, इसकी वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन में रखी, तो ये जो टॉर्क आया dt, ये आया एलिमेंट्री रिंग पर कितना टॉर्क काम कर रहा है। अब इस टॉर्क को मैं यहां 0 से लेकर और r तक इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल टॉर्क T मिल जाएगा। तो टोटल टॉर्क T बराबर 0 टू r टाउ x dA इंटू एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, इससे अगला वाला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई, टाउ x अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर dA। क्यों करा ऐसा, क्योंकि ये रेशो तो कांस्टेंट है, और जब कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं, और अंदर जो बचेगा उसे हम देखेंगे कुछ और बन सकता है। तो T बराबर टाउ एक्स अपॉन एक्स बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 0 टू r एक्स स्क्वायर dA। और ये क्या है, बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसे हम IZZ भी कहते हैं। तो IZZ को हम कहां से निकाल सकते हैं, IXX प्लस IYY, या जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां से हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, IP, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर हम टाउ अपॉन r लिख सकते हैं, और इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IP। तो T अपॉन IP, ये IP इसके नीचे चला जाएगा, तो T अपॉन IP बराबर टाउ अपॉन r। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को यदि कंबाइन करेंगे तो T अपॉन IP बराबर टाउ अपॉन r है, लेकिन टाउ अपॉन r जी थीटा अपॉन L के भी बराबर है। तो ये हमारी टॉर्शन इक्वेशन प्रूव हो गई। इस टॉर्शन चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा, और इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। हो सकता है अगला टर्न थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्न पर टॉर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस तथा उनके बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के साथ। आप ये मान करके चलिए कि इस यूनिट में से जो 3 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन इन 2 डेरिवेशंस में से जरूर आना है। तो इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करिए और डायग्राम बना कर देखिए, और नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको और कुछ डेरिवेशंस और साथ में न्यूमेरिकल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।